हेलो बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब ये टॉपिक ना बहुत परेशान करता है बच्चों को। नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। जैसा जैसा मैं बताता जाऊंगा, अगर आप वैसा वैसा करते रहे तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कोई कोई डाउट नहीं होगी, किसी भी तरीके का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन हो, यू कैन डू इट। ओके, और साथ में करते रहिएगा। लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा लेंदी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें एक ऑर्डर में आपको बताता रहूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। चलिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मोस्टली जो है ना, देखो हो तो किसी में भी सकता है, बट मोस्टली ये हम बात करते हैं बीम्स की। राइट, कि बीम में हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि किस पोजीशन पे कितना फोर्स आ रहा है। अभी मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम ध्यान दें बीम पे। बीम कैसा मेंबर होता है? राइट, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। राइट, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। और हॉरिजॉन्टल मेंबर किसे बोलते हैं? एक ऐसा मेंबर जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो। वर्टिकल मेंबर जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वर्टिकल हो। अगर आपको भी डाउट है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, सो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, ऐसा नहीं होता है। बीम्स के केस में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो लेंथ होती है, फॉर द केस ऑफ कॉलम जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो हाइट होती है। राइट, अब देखिए ये बीम ऐसे हवा में तो रहेगी नहीं। राइट, हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, ये सपोर्ट क्या हो सकते हैं? ये सपोर्ट आपके कॉलम्स हो सकते हैं। राइट, ये सपोर्ट आपकी वॉल्स हो सकती हैं, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से अभी हमें पहले तीन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। एक तो बी, दूसरा सपोर्ट। राइट, अभी हम लोड इस पे लगा नहीं रहे, वरना हमें लोड के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं सपोर्ट पे, कि बीम को किस किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। पहले अगर हम ये समझ लें कि बीम को सपोर्ट की जरूरत क्यों हो रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। लेट्स से ये पेन है, इसको आप बीम समझिए। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये नीचे गिरेगा। राइट, नीचे गिरेगा। राइट, अगर मैं इसको एक तरफ से पकड़े हूं, ये ऐसे गिरेगा। समझ में आ रहा है? मतलब, और अगर इधर से कोई फोर्स लग गया तो ये ऐसे जा सकता है। मतलब मूवमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? या तो वर्टिकली मूवमेंट हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो सकता है, या फिर इस तरीके से रोटेशन हो सकता है। यस और नो? और अगर इन्हीं को मैंने रोक लिया तो मैं बोल सकता हूं कि ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये इसी पोजीशन पे रहे, इसका मतलब क्या है कि ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करे, ना ही ये वर्टिकली मूव करे, और ना ही ये रोटेट करे। तो अगर इन तीनों मूवमेंट्स को मुझे रोकना है ना, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट लगाने पड़ेंगे। अब सपोर्ट इन्हीं बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। राइट, सबसे पहला सपोर्ट होता है, द फर्स्ट सपोर्ट इज रूलर सपोर्ट। अब रूलर सपोर्ट क्या करता है? जो आपके स्केटिंग शूज होते हैं ना, वैसा सही है ना, मोटर बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब क्या हो गए? रोलर सपोर्ट है आपके। ये आपको वर्टिकली तो रोक लेते हैं, आप वर्टिकली नीचे नहीं जाओगे, बट हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो सकता है, रोटेशन हो सकता है ना? आप स्केटिंग शूज पहन के रोटेट तो करते ही है ना। राइट, सो इसमें हमें रिएक्शन कौन सी मिलती है? सिर्फ रिएक्शन मिलती है सिर्फ वर्टिकल, कि ये वर्टिकल नहीं आपको मूव करने देगा, बाकी आप दोनों में मूव कर सकते हैं, है ना? और कितनी तरीके से मूवमेंट हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है मेनली तीन तरीके से, और ये सिर्फ वर्टिकल देता है, तो इसमें कितनी रिएक्शन आ रही है? एक, है ना? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से रूलर लगा देते हैं, इस तरीके से इसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? ओके, दूसरा सपोर्ट होता है, दूसरा सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, इसको इस तरीके से करते हैं। हिंज का मतलब है, सपोज आप एक बोर्ड लो, है ना, और थंबपिन से एक पेपर पिन कर दो उसमें। जैसे ही आप पिन करोगे तो आप देखोगे कि वो क्या होगा, ना तो नीचे आएगा, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। मतलब ना तो वर्टिकली मूव करेगा, ना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बट रोटेट हो सकता है ना? मतलब कि सपोज यहाँ पिन से एक पेपर रखा हुआ है, तो ये ना तो वर्टिकली मूव करेगा, ना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बट रोटेट कर सकता है। कितनी रिएक्शंस मिली? इन सपोर्ट में रिएक्शंस कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। राइट, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। राइट, बट मूवमेंट पे फील होता है, मतलब मूवमेंट हो सकता है। ओके, आई गेस आपको मूवमेंट मतलब रोटेशन वो हो सकता है, आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा है ना? तीसरा सपोर्ट होता है, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका हिंज, और ये हो गया आपका रोलर।
चलिए नेक्स्ट सपोर्ट पे आते हैं। तीसरा जो सपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट क्या होता है? अब जो आपने पेपर पिन किया था ना अभी एक थंब पिन से, उसका दूसरे साइड में भी थंब पिन से पिन कर दो, ठीक है, तीसरे साइड पे भी कर दो, चौथे पे भी कर दो। अब ना तो वो वर्टिकल मूव कर रहा है, ना हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, और ना ही रोटेट कर रहा है। इस तरीके के सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। मतलब ऐसा सपोर्ट जो तीनों मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो यहाँ पर रिएक्शंस हमें कितनी मिलती हैं? यहाँ पर हमें रिएक्शंस मिल जाती हैं टोटल 3। समझ में आ रहा है ना? और इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट? ये वाला सपोर्ट कैसा हो गया? फिक्स सपोर्ट हो गया। आई गेस आपको सपोर्ट समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना इसमें से अगर आप मार्क्स नंबर के लिए पढ़ रहे हो ना तो भाई बंद कर दो, क्योंकि वो पास तो हो ही जाओगे ना, है ना? कभी टीचर पास कर देंगे, कभी आप खुद पास हो जाओगे। लेकिन अगर समझने के लिए पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, मतलब आप उतने काबिल हैं कि आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दोगे, आई कांट डू एनीथिंग। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, देखिए फिर से आते हैं वहीं पर, इस पेन पर जहां पर थे। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, है ना, तो जिसको मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। चलो लिख ही देता हूं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो सकती है जरा बताइए मुझे। पहला, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, यानी जितने भी वर्टिकल फोर्स लग रहे होंगे, कुछ नीचे से ऊपर लग रहे होंगे, कुछ ऊपर से नीचे लग रहे होंगे, सबका सम कितना हो रहा होगा? 0। क्योंकि अगर कुछ भी आ रहा होता तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता, बट अगर कुछ नहीं आ रहा है, ये स्टेबल है उसी पोजीशन पे, तो कैन वी से दैट सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0। Similarly, with same concept, can we say sigma h is equal to 0? And next is sigma m at any point, mostly at support, right, is equal to 0। ये मूवमेंट कहां पर 0 मिलता है? जहां पर सपोर्ट लग रहा हो आपका, किसी भी तरीके का सपोर्ट, यहां पर मूवमेंट 0 हो जाएगा, यहां पर मूवमेंट 0 हो जाएगा, राइट? अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो घर पे जो बांधने वाली रस्सी होती है कपड़ों की, उसको थोड़ा सा इमेजिन करें। अब उसमें जब कपड़े लगते हैं ना तो उसमें एक बेंड आता है, लेकिन जहां पर सपोर्ट होता है वहां पर ये बेंड सबसे कम होता है, या फिर कह सकते हैं 0। एट दी सपोर्ट ये बेंड 0 है, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मिडल पे बिल्कुल मैक्सिमम, एंड देन अगेन सपोर्ट पे 0। तो जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पर मूवमेंट 0 होता है। आई गेस इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब हमारे पास ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो अगर हम बीम बनाएंगे ना तो हमारे पास सिर्फ इतने ही अननोन होने चाहिए। कितने अननोन होने चाहिए? जितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मतलब 3, ये 3 कंफ्यूज मत होना, 3। चलिए अब हम बीम्स बनाने का ट्राई करते हैं, है ना? बीम में सपोर्ट लगाएंगे। सपोज ये बीम है ना? अभी मैंने लगाया एक तरफ रोलर सपोर्ट, और दूसरी तरफ भी क्या लगाया? रोलर सपोर्ट, ठीक है? समझ में? एक तरफ लगाया रोलर सपोर्ट, दूसरी तरफ भी क्या लगाया? रोलर सपोर्ट। क्या ये बीम फिजिबल है? क्या ये रियल लाइफ में फिजिबल है? मतलब आपने दोनों तरफ रोलर सपोर्ट लगा दिए, सुबह उठे बीम निकल गई? नहीं हो सकता है ना? क्योंकि हमें फिक्स तो करना पड़ेगा ना इसे। रोलर का मतलब है कि ये मूव कर रहे हैं, है ना? हॉरिजॉन्टली तो जा ही सकते हैं, सिर्फ वर्टिकल सपोर्ट मिल रहा है आपको, मतलब एक तरफ कम से कम क्या होना चाहिए? हिंज सपोर्ट, राइट? एक तरफ कम से कम क्या होना चाहिए? हिंज सपोर्ट। अब इसमें हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी? वर्टिकल। इसमें हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी? हॉरिजॉन्टल। बस ये याद रखिएगा, जो रिएक्शन है वो हमेशा सपोर्ट की तरफ लगती है। तो अगर इसे मैं ए बोलूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलूं, तो ये हो जाएगा आर वर्टिकल रिएक्शन ए, ये आर वर्टिकल बी, और ये आर हॉरिजॉन्टल बी, ठीक है? इसी तरीके से डिनोट करेंगे। अब इसमें कितनी रिएक्शंस आ रही हैं? 1, 2 एंड 3। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3। मैथ्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए अननोन फाइंड आउट करने के लिए, है ना? जब हम x + y = 3, x - y = 9 ऐसा कुछ पढ़ रहे थे ना, तो जितने अननोन है, x और y अननोन है और 2 इक्वेशन थी तो हम सॉल्व कर लेते थे। अगर x y z होता तो हमें 3 इक्वेशन लगती कम से कम, x y z w होता तो हमें 4 इक्वेशंस लगती। तो जितने अननोन है कम से कम उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, और इस बीम में ऐसा हो रहा है।
है ना। अननोन कितने हैं 1 2 3, इक्वेशंस कितनी है 1 2 3, देन वी कैन फाइंड आउट द रिएक्शंस। और इसी बीम को हम बोल देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड। सो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम which is supported by a ruler supported one end and hinge supported another end. दूसरे वर्ड्स में simply supported beam is a beam which has three unknown reactions, right? Two at one end and one at another end. समझ में आ रहा है? और इसे क्या बोल देते हैं? simply supported beam. चलो इस बीम में आते हैं। इसमें कितने अननोन होंगे, राइट? एक तो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट होता है वो तो ना तो हॉरिजॉन्टल मूव करने देता है, ना वर्टिकल मूव करने देता है, और ना ही रोटेट करने देता है ना। तो ये सपोज पॉइंट ए बोलते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आर वी ए, ये आर एच ए, और ये एम ए। तीन अननोन है, तीन रिएक्शन है, तो क्या दूसरी तरफ हम कोई सपोर्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही एंड में हमारे पास तीन अननोन हो गए, और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी कितनी है? तीन। तो अगर इस बीम को सॉल्व करना है, रिएक्शंस आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ फ्री रखना पड़ेगा। और जब एक तरफ फिक्स सपोर्ट हो और दूसरी तरफ फ्री हो, इसे हम बोल देते हैं कैंटिलीवर बीम, जो आपको फ्यूचर में बहुत फैसिनेट करेगा, है ना। आप चाहोगे कि आपके सारे डिजाइन में कैंटिलीवर हो जाए, मैं सिर्फ एक कॉलम दूंगा और पूरी दुनिया उस पर टिका दूं, है ना। फिर आपको स्ट्रक्चर वाला टीचर कहेगा निकलो यहां से, हो सकता है थोड़ा पोलाइट वर्ड में बोल, बट कैंटिलीवर बहुत फैसिनेट करता है आर्किटेक्ट्स को, राइट। सो कैंटिलीवर बीम क्या है? सिर्फ एक तरफ सपोर्ट है, जो छज्जे होते हैं हमारे, लिंटल्स होते हैं, है ना, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए, एक तरफ से सपोर्ट है, बाहर फ्री है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते थे? कैंटिलीवर बीम। अब देखिए बीम और भी बहुत तरीके की होती है ना। मैं आपको बता देता हूं कि सपोज इसी बीम को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, और यहां पर इतने पार्ट में कोई लोडिंग लग जाए, इसको हम बोल देते थे ओवरहैंग बीम, ओवरहैंग, राइट। दोनों तरफ से अगर मैं बढ़ा दूं इसी बीम को, तो इसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, राइट। तो बीम बहुत बहुत तरीके की होती हैं, बट आपके मतलब कि मेनली दो बीम होंगी, एक तो होगी ये सिंपली सपोर्टेड और दूसरी होगी ये कैंटिलीवर। हम इनके बारे में मेनली बात करेंगे। हमने अभी क्या समझा? हमने अभी समझा कि हमारे पास सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, दूसरा हमने समझा कि हमारे पास बीम्स कितनी तरीके की होती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि लोड कितने तरीके के इन बीम्स पर लग सकते हैं। ओके ओके, लोड्स पर आते हैं। सबसे पहला लोड पॉइंट लोड, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, किसी एक पॉइंट पर लग रहा है ना, कोई भी लोड किसी एक पॉइंट पर लग रहा है। सपोज ये मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दूं, ओके, मैं ठीक है, चलो अच्छा हुआ मैंने ये किया। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रूलर होगा, राइट पे भी हो सकता है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कि सर ने तो लेफ्ट में बनाया था, मैं पूरी जिंदगी लेफ्ट में ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। और मैं यहाँ पर एक लोड लगाता हूँ, लेट से 100 न्यूटन का, ये एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, और अगर ये एक पॉइंट पर लाई कर रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम पॉइंट लोड बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखो, समझो, मतलब याद क्या रखो, समझ, अपने आप याद रहेगी। मैं अगर खड़ा हूं यहाँ पर, तो सरफेस पर मेरा लोड कैसा लग रहा होगा? ऑब्वियसली पॉइंट लोड लग रहा होगा, है ना। तो पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली पॉइंट नहीं होता है, राइट। मींस यू कैन से कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, मतलब उसका एरिया हो सकता है, जो आपके सामने जो भी कॉलम हो उसे देखो, वो जहां पर सरफेस पे रेस्ट कर रहा है वो पॉइंट लोड है, समझ लो। हाउएवर उसका एरिया है, बट वो कैसे ट्रीट होगा? पॉइंट लोड, उतने पर ही एक्ट कर रहा है, लॉन्ग दी लेंथ मूव नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट लोड में ऐसे कंफ्यूज मत हो, सर इतना सा पॉइंट उतने पे जो लोड लगे, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। मतलब कि आप जिस चेयर पर बैठे हो अभी, वो रेस्ट है, एक पॉइंट पर रेस्टेड है, एक पॉइंट पर रेस्टेड है, तो उसका भी लोड कैसा है? पॉइंट लोड है, समझ में आ रहा है। सेकंड इज यूडीएल, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मैं बहुत ज्यादा लिखना तो नहीं चाहता हूं, बट चलो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज ये 5 मीटर है तो 1 मीटर पे कुछ लोड लग रहा है, राइट,
देन फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर कम हो गई, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है, राइट, यूनिफॉर्म है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसकी इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से, है ना। लेट्स से मैंने बोल दिया है दैट इज 10 किलो न्यूटन, या फिर न्यूटन में लिख रहे थे लोग तो न्यूटन में लिख देते हैं, 10 न्यूटन पर मीटर। मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, इस लोड की इंटेंसिटी है कि ये 10 न्यूटन का 1 मीटर पर लोड लगाता है, राइट। तो इसको जब टोटल लोड बनाना हो तो कैसे करोगे, बीम कितनी है 5 मीटर की, तो टोटल लोड इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पैन। इंटेंसिटी कितनी गिवन है, इंटेंसिटी है आपकी 10, स्पैन है कितना 5, तो टोटल लोड कितना आ गया इस यूटीएल का बीम पर 50 न्यूटन, राइट। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा लोड होता है यूवीएल, राइट, यूनिफॉर्मली वेरी लोड, यूनिफॉर्मली वेरी लोड मतलब वेरी कर रहा है बट यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। मतलब 1 मीटर पे 10 न्यूटन, 2 मीटर पे 20 न्यूटन, 3 न्यूटन पे 30 न्यूटन, कैसे वेरी कर रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर। मतलब वेरिएबल है बट यूनिफॉर्म है, राइट। जैसे एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन कैसा होता है, बढ़ती जाती, मतलब कि सपोज आप 1 किलोमीटर गए 50 की स्पीड से, देन 2 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, तीसरे में 70 की स्पीड से, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो बट यूनिफॉर्मली 10 है, वो 10 ही इंक्रीज हो रहा है ना। और इसको हम इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं, राइट, इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब वेरी कर रहा है बट यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता होगी, सपोज लेट्स से 100 किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये बता दिया जाएगा कि 10 न्यूटन का चेंज आ रहा है, तो 100 फिर 90 80 70 60 50 इस तरीके से हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक। बट ये आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर मिलेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रियल लाइफ में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अचानक से वेरी करने लगे लोड, राइट। सो हमें मेनली इन्हीं दोनों पर फोकस करना है, दैट इज पॉइंट लोड एंड यूडीएल, और बीम में हमें किसमें फोकस करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर। अब हम उतनी बेसिक नॉलेज गैदर कर चुके हैं कि अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे मूव कर सकें, राइट। बट शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट समझने से पहले आप समझिए रिएक्शंस कैसे निकलती हैं, राइट। या फिर मैं डेफिनेशन बता देता हूँ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की, और फिर एक क्वेश्चन लेके उसी क्वेश्चन की रिएक्शंस निकाल लेंगे, उसी क्वेश्चन का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, डन। चलिए, ओके, शियर फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, सपोज एक बीम मैं बनाता हूं यहां पर, और इसमें जो है मल्टीपल लोड्स लग रहे हैं, ये लग रहा है यहाँ पर, दूसरा यूटीएल लग रहा है, एक बीच में पॉइंट लोड भी लग रहा है, राइट। कुछ कर देते हैं इसे 20 किलो न्यूटन, देन ये फिर लेट्स से 5 किलो न्यूटन पर मीटर, देन दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर, वैसे जस्ट अ रैंडम थिंग। इसी क्वेश्चन का हम रिएक्शन भी निकालना सीख लेंगे अगर ठीक से ये दिख रहा है तो, ओके। चलिए पहले समझ लेते हैं। अब इतनी बड़ी बीम है, लेट्स से ये 10 मीटर्स है, राइट, 10 मीटर का बीम है, दिस इज 4, दिस इज 2 मीटर्स एंड दिस इज अगेन 4 मीटर्स, ऐसा कुछ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट में कितना फोर्स है ना, मतलब यहाँ पर कितना लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन आएगी वो भी देखना पड़ेगा कितना है ना, फिर यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, इसका यहाँ पर कितना इम्पैक्ट है, इसका यहाँ पर कितना इम्पैक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स है, वो हमें पता चलता है शेयर फोर्स से। तो शेयर फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, शेयर फोर्स इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस if in given point, right, algebraic sum of all the vertical forces at any given point। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टर्म है वर्टिकल algebraic, राइट, वर्टिकल और algebraic। वर्टिकल का मतलब क्या है कि सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस लोगे आप, हॉरिजॉन्टल नहीं लेने हैं। सपोज यहाँ पर रिएक्शन आ रही होगी कुछ हॉरिजॉन्टल, है ना, अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा ऑब्वियसली, बट उसको कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ किसको देखना है, वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। सेकेंडली
एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक का मतलब होता है विद साइन, राइट। और साइन के लिए आपको साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पर साइन कन्वेंशन बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब बिकॉज जो सपोर्ट है ना वो एक्चुअली हमें सपोर्ट करता है, नाम ही है उसका सपोर्ट, है ना, क्योंकि जो ऊपर से लोड लग रहा है वो बीम को ब्रेक करने का ट्राई करेगा, सपोर्ट उसको रोकेगा। तो जो हमें सपोर्ट कर रहा है उसे तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा ना। तो जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, वर्टिकल मतलब अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, उनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव, राइट। और जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उनको हम बोल देते हैं नेगेटिव। देखो इतना इमोशंस में नहीं बैठ जाना है ना? आप इसका अपोजिट भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना साइन कन्वेंशन दे सकते हो कि भाई मेरे लिए थानोस ही हीरो है ना, बाकी सब एवेंजर्स विलेन है। तो आप जो है ना डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान लो, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव मान लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। नेगेटिव का मतलब दूसरी डायरेक्शन, दैट इज ऑल। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है नेगेटिविटी आ गई बीम में। सपोज -10 आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने -10 किसे माना है ना। अगर माइनस माना है आपने वर्टिकली अपवर्ड को, तो बस 10 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑल। माइनस इज डायरेक्शन, है ना। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ नहीं है। ओके, देन साइन कन्वेंशन वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। सो डेफिनेशन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। अब कौन कौन से, देखो ये अपवर्ड फोर्स आएगा, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली डाउनवर्ड लग रहे होंगे। मेरा फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है ना। स्लैब का फोर्स कैसा है नीचे वाले फ्लोर पे? डाउनवर्ड है ना। आपकी चेयर का फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है। सारे फोर्स ग्रेविटी की वजह से कैसे लग रहे हैं? डाउनवर्ड। सिर्फ अपवर्ड फोर्सेस कौन से होंगे? रिएक्शंस होंगे। तो अगर सारे वर्टिकल फोर्सेस को विद साइन हम ऐड करते हैं किसी भी पॉइंट पर, यहां तक पहुंचते पहुंचते जितने फोर्स आ रहे हैं, ये जितने आ रहे हैं सबको साइन के साथ ऐड कर दो, जो बनेगा यहाँ पे दैट वुड बी योर शियर फोर्स। इतना ही डेफिनेशन है ना। कैसे निकलेगा अभी हम करके देख लेंगे, समझ में आ रहा है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट समझते हैं। बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट में डिस्टेंस और ऐड हो जाती है। आई होप कि आपको मोमेंट पता है, अगर नहीं पता है तो चलो यहाँ पर पहले मोमेंट डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है ना। सपोज मैंने ये एक फोर्स लग रहा है और मैंने कहा इस पॉइंट पर मुझे मोमेंट बताओ इस फोर्स का, राइट। तो फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि फोर्स हम मानते हैं कि अगर बीच में कोई रोका टोकी नहीं कर रहा है तो फोर्स माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, या प्लस इनफाइनाइट से आ रहा है माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये पूरी लेंथ को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। सो फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है, सपोज 100 न्यूटन, वो तो फोर्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये x है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अब सपोज ये वर्टिकल फोर्स है, इस पॉइंट पर निकालना है 4 मीटर पे, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, इससे परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा? 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी योर मोमेंट। समझ में आ रहा है, राइट। अब इसका भी साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं मोमेंट का। इफ मोमेंट्स आर क्लॉकवाइज then considered positive, and if moments are anti-clockwise then considered as negative। okay, कैसे क्लॉकवाइज कैसे देखोगे? देखो ये बना दिया आपने, अब ये फोर्स यहां पर लगेगा, और अगर ये मेंबर होता तो इस मेंबर को कैसे लेके जाता? ये इस तरीके से लेके जाता आगे। ये फोर्स कैसे पुश करेगा इस मेंबर को? इस तरीके से लेके जाता। कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। एक दो और ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से ये तुम्हारी बीम है, ये तुम्हारा फोर्स है ना, और ये पॉइंट है। अब ये बीम को उठा रहा है, फोर्स कैसा करेगा? बीम को उठाएगा, और अगर बीम को उठाएगा तो कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सपोज इधर बीम है, ये वाला निकालना है, अब ये बीम को ऐसे उठाएगा, है ना, मतलब इसको फिक्स कर दो और फोर्स लगाओ, कैसे उठेगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बहुत सिंपल सा है, आप सिर्फ पॉइंट को फिक्स करो और फोर्स का इंपैक्ट देखो। अगर क्लॉकवाइज इंपैक्ट दिख रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। चलो डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से बेंडिंग मोमेंट। इट इज द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ
ऑल द फोर्सेस, ठीक है, ऑल द फोर्सेस टिल दैट पॉइंट। मतलब कि अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो इस फोर्स का मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, ये जो फोर्स लग रहा है इसका मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, और सबको वर्ड भूल गया मैं इंपॉर्टेंट, फिर से क्या है, एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टिल दैट पॉइंट इज द बेंडिंग मोमेंट। मतलब जैसे हम शियर फोर्स निकाल रहे थे वैसे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, बस डिस्टेंस इंक्लूड हो जाती है, राइट। समझ में आ रहा है क्या, है ना, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में अपलोड कर देते हैं, है ना, आज ही कर दूंगा, ओके, 2 पार्ट में अपलोड कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा एडिट आसान हो जाएगा। तो आप लोग तब तक इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना। मैं दूसरा वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, है, मैं कोशिश करूंगा सारी टॉपिक पे अपलोड कर दूं, मैं सर्वेइंग और बीएमसी का भी कुछ ट्राई करूंगा, जितना टाइम मिलता है मुझे बनाने का मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी कुछ टॉपिक्स तो अपलोड ही कर दूं। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।